जो भी मक्का हो रही है कूच बिहार में, अलीपुरद्वार में और नॉर्थ बंगाल में 80% एरिया जीरो टिलेज में मक्का हो रही है। जीरो टिलेज में 80%? जीरो टिलेज में किसानों को समझ में आ गया। और वो कैसे हो रही है कि उनके पास अभी मशीन नहीं है प्रॉपर पूरी, तो वो क्या कर रहे हैं, हाथ से ड्रिबलिंग करके लकड़ी के उससे और उसमें खाद और बीज डाल के बगैर जुताई के वो मक्का करें उनको। लेकिन समझ में आ गया कि उनकी ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है और जो पराली है वो अंदर रह रही है। प्रेजेंट डीजी साहब थे, तो हमारे पास अभी भी आज भी मेरे कंप्यूटर में लिस्ट होगी कि 2001 से 2009 तक किस किस किसान ने खरीदा, किस किस किसान के यहाँ लेजर लेवलिंग हुई। तो 2001 से 2010 तक हम सिर्फ 500 यूनिट तक पहुँच पाए थे 10 साल में लेजर लेवलिंग। लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैंने उसका देखना, आप उस टेक्नोलॉजी को हेविली क्रिटिसाइज था पॉलिसी इंजीनियर्स एंड इवन साइंटिस्ट कि ये सोफिस्टिकेटेड मशीन कैसी काम करेगी। लेकिन जब समझ में आए किसानों को तो आज 1 लाख यूनिट से ज़्यादा काम कर रही हैं लेजर लेवलिंग। 20 मिलियन हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा लेजर लैंड लेवल्ड हो गई हैं। और हरियाणा और पंजाब वेस्टर्न यूपी की एग्रीकल्चर जितने भी लैंड हैं 90% लैंड हैं वो लेजर लेवल्ड हैं। 80% जो ब्लड है जेनेटिक्स है वो सीमेंट का है गेहूँ में इंडिया में। 80% जो जेनेटिक्स है वो सीमेंट के जर्म प्लाज्म में है। उसमें भी अभी क्या हो रहा है कि अगेन आईसीआर वो ब्रीडिंग कर रहा है, लेकिन जो जेनेटिक्स है जो ब्लड की बात करते हैं वो सीमेंट का जो बहुत बड़ा मूल तत्व है वो जो सीमेंट का दिया हुआ। हाँ वो दिया हुआ है। सारा काम हमारा यहाँ किया है, मैं ये नहीं कहता, बट जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि अभी भी जो हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं सुबह, तो इसका मतलब उसका 80% हम सीमेंट का ब्लड खा रहे हैं। उन्नीस में भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन खाने पीने के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर था। खास तौर पे रोटी के लिए अमेरिका के गेहूं का मोहताज था। अमेरिका से लाल गेहूं आता था और उसके बदले अमेरिका के जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे वो धौंस भी जमाते थे। और एक तरह से ये भारत के लिए अपमानजनक एक स्थिति बनती थी राजनीतिक तौर पे। तो भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के नीति निर्माताओं ने और भारत के जो थिंक टैंक थे उस टाइम, जो भी पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम चलाएं जिससे भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो। तब उस वक्त जो है सबसे बड़ी भारत को जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी बौनी किस्मों के बीजों की, जो हमारे लिए कोई भी देश जल्दी से उपलब्ध करवाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि तमाम देश जो विकसित देश थे वो ये नहीं चाहते थे कि इस मामले में भारत आत्मनिर्भर हो। तब मैक्सिको में जो सीमिट, वहाँ पे मैक्सिको में स्थित था सीमिट में वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, उनके माध्यम से पहली बार भारत को डॉर्फ वैरायटी, जो गेहूं की डॉर्फ वैरायटी थी वो आई और उस गेहूं से भारत में ज़बरदस्त वो उत्पादन में उछाल आया और उसको हमने एक हरित क्रांति के तौर पे देखा। उस पूरे घटनाक्रम को संचालित करने में, कार्यक्रम को चलाने में जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उनका कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, और वहाँ के जो सीमिट के जो वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, उनका बहुत बड़ा योगदान था। अन्न की जो गरीबी थी उससे बाहर निकालने में सीमिट का इतना बड़ा योगदान है कि वो उसने हमें डॉर्फ वैरायटी के बीज दिए, जिससे हमारा उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा और हमने जो लाल गेहूं आता था अमेरिका से उसको मंगाना बंद कर दिया। लेकिन आज के दौर में भी सीमिट को आम जनमानस में बहुत कम लोग जानते हैं। जो उसकी एक उपलब्धि है, जिस तरह की उसकी उपलब्धि है, जिस तरह का उसका काम है सीमिट का, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। MS स्वामीनाथन साहब को निश्चित तौर पे पूरा देश जानता है। तो आज हमारे साथ जो हैं सीमिट के जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर महेश गठाला जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि सीमिट का पहले क्या योगदान था और आज क्या योगदान है, सीमिट आज क्या कर रहा है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को थोड़ा जो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है वो बताएं, जो एग्रीकल्चर की एक सफलता की कहानियां वो भी बताएं,
तो सिमिट जो है उसने हमें बहुत बुरे वक्त में साथ दिया हमारा, नॉर्मन बोरलॉग साहब के ज़रिए। तो उस वक्त तो हमें आप लोगों ने बाहर निकाला, जो भुखमरी थी भारत में उससे बाहर निकल गया। आज सिमिट क्या कर रहा देश के लिए? धन्यवाद। और सभी किसान लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते और प्रणाम। और जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बताया, और आज हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको सौभाग्य दिया हमें कि आज हम हमारी बात आपके सामने और किसानों के सामने और हमारे देशवासियों के सामने रखें कि सिमिट का क्या योगदान रहा है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, पीछे जाऊंगा कि सिमिट क्या है। सिमिट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधारक केंद्र है, उस पर मक्का और गेहूं पे काम करती है। अगर देखा जाए हमारा हेडक्वार्टर है वो मैक्सिको में है, और अभी हम जो हैं 15 कंट्रीज हमारे डिफरेंट वर्ल्ड में है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड में है। उसमें अफ्रीका है, उसमें लैटिन अमेरिका है, और उसमें हमारा एशिया है। उसमें 15 ऑफिसेज हैं जिससे हम ऑपरेट करते हैं। बट हम अभी भी आज भी करीबन 85 देशों में हम देशों के साथ मिलके, वहाँ के सिस्टम के साथ माल करके, उनकी सरकारों के साथ मिलके इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए जैसा कि आपने बताया, और उसमें सिमिट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं पीछे जाता हूँ 60s के दशक में कि जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम फूड सिक्योरिटी, जो हमारी भुखमरी है, एक बहुत बड़ी जो न्यूट्रिशन थी उसकी हमारी पूर्ति करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन 60 से पहले ही हमारे, अगर नाम सुना होगा नॉर्मन बोरलॉग साहब जी, जो कि जिनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला, नोबेल पीस प्राइज के प्राइज़ के, जो कि एग्रीकल्चर में नहीं मिलता, लेकिन उनको पीस के आधार पर दिया। एग्रीकल्चर में उन्होंने इतना सारा कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए। तो वो इंडिया में आते थे, पहले भी काम करते थे कि कैसे इंडिया को वो बनाया जाए। दूसरा जो चीज़ देखी जा रही थी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो ये देख रहा था कि इंडिया को एज ए डंपिंग कंट्री कैसे यूज किया जाए, जो उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, और कैसे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और उन्होंने सोचा नहीं था कि इंडिया कभी सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकता है क्या गेहूं के में या फूड सिक्योरिटी में। तो बोरलॉग साहब आए और 1960s में आए, उन्होंने बात हुई। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आया जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यूएस गए थे। वहाँ पे हमें हमारे जो चाहा वैसा आंसर नहीं मिला, हमें सपोर्ट नहीं मिला। तो हमारी लीडरशिप ने एक डिटर्मिनेशन दिखाया, एक कमिटमेंट दिखाया कि हम इससे कैसे ओवरकम करें। उसी सिलसिले में हमारी प्राइम मिनिस्टर, जबकि प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी से बोरलॉग साहब मिले और उनके सामने हुआ पहली बार मैक्सिको से फुल शिपमेंट, जो बीज का डायरेक्ट वहाँ से मैक्सिको से इंडिया लाया गया, एंड मिलियन टन्स ऑफ सीड आयातित हुआ उस टाइम। लेकिन फिर दूसरे सीड तो आयातित हो गया, उसके बहुत बड़ी समस्या है कि एक किसानों के बीच में एक ऐसा मैसेज गया कि जो ये गेहूँ आया वो ठीक नहीं है, उनकी जनरेशन के लिए ठीक नहीं है, तो वो लगाने के लिए तैयार नहीं थे, उस सीड को अडॉप्ट करने के लिए नहीं तैयार थे। बिहेवियर चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने उस टाइम। तो उसके लिए आज भी हम सल्यूट करते हैं कि जो हमारी लीडरशिप थी, उन्होंने कमिटमेंट किया। और उसमें सबसे आगे आते हैं हमारे सुब्रमण्यम साहब, जब सुब्रमण्यम, हाँ, जिनका बहुत कम नाम लिया जाता है, जिनका बहुत कम नाम लिया जाता है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। तो उन्होंने कमिटमेंट दिखाया, उन्होंने दिखाया कि जितने भी हमारे मंत्री हैं या हमारे लोकसभा सदस्य हैं, उनके घर पे सबसे पहले ये बीज उगाया जाएगा। तो उस हिसाब से जो मैसेज गया एक हमारी लीडरशिप से, वो बहुत बढ़िया गया। और देखा होगा सबसे पहले हमारे कल्याण सोना और सोनालिका जो आया बीज, वो लाल गेहूं के नाम से जाना जाता था। और वो फिर जैसे ही बढ़ा, हमने एक ग्रीन हरित क्रांति देखी तो तब से आज तक लेके सिमिट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आज भी देखोगे, अभी भी देखोगे, अगर पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे संसार का देखा जाए, तो सिमिट अभी भी करीब करीब
1,28,000 जो गेहूं के डिफरेंट जर्म प्लाज्म जिसको बोलते हैं वो मेंटेन करता है, जो कि सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट 1,28,000। 1,28,000। अच्छा। वैसे ही हम करीब करीब 28,000 लगभग 28 से 30 ये मैक्सिको में मेंटेन कर मैक्सिको में मेंटेन होता है। उसके पीछे चीन बैंक मैक्सिको में है, वहाँ से है। 28,000 हमारे जर्म प्लाज्म मक्का के हैं, बिकॉज मक्का का ओरिजिनल उत्पाद जो ओरिजिन है वो लैटिन अमेरिका ही है। तो 28,000 हम जर्म प्लाज्म भी मक्का के करते हैं। उस जर्म प्लाज्म का मीनिंग क्या है? और ये सीधी बात है, जितना जर्म प्लाज्म होगा उतना मतलब आपका फ्यूचर सुरक्षित होगा, क्योंकि आप उससे आप नए बीज बना सकते हो। तो एवरी ईयर अभी भी हम करीब करीब 400 से 500 नर्सरीज हमेशा वहाँ से डिफरेंट हमारे पार्टनर हैं इंडिया में, उनको भेजते हैं, जिससे कि वो नई किस्में उसके ब्रीडिंग प्रोग्राम करें और तैयार करें। ऐसे ही मक्का के भेजते हैं। लेकिन नर्सरी का मतलब यहाँ क्या है? सीड पैकेट जर्म प्लाज्मा आता है उसमें। अच्छा। जिससे कि वो एडवांस लाइन करके वो यहाँ लगाते हैं। ओके। और लगाने के बाद में वो बाकायदा प्रॉपर चैनल आता है, पूरा क्वारंटाइन IPR सब को मेंटेन करते हुए। हमारे सबसे पहले वो आता है NPPGR, एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, उसमें आते हैं। वहाँ सब उसका निरीक्षण होता है। उसके बाद में जो पार्टनर की डिमांड होती है वहाँ से जाता है। कितने दिन का क्वारंटाइन होता है? वो 2 वीक के करीबन होता है, करीब करीब, और कई बार 1 महीने का भी होता है, डिपेंड कहाँ से आ रहा है, किस सोर्स है, क्या है। तो ये सब सारा यहाँ पे मेंटेन होता है, रिकॉर्ड हमारे ICR करते हैं। लेकिन कई बार आती है बात कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया वो सिर्फ इसी रीजन में क्यों आया? ये ग्रीन रिवॉल्यूशन अफ्रीका में क्यों नहीं आया और दूसरे कंट्रीज में नहीं आया जहाँ पे बड़ा चैलेंजेस है अभी भी? लेकिन देखा जाए तो उसका जो मेजर हमारा कंट्रीब्यूशन है वो हमारी लीडरशिप है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका कमिटमेंट है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। पूरा पैकेज था। सो एक पूरा पैकेज था। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। उसी के कारण से आज हम इस स्थिति पे है कि जो सेल्फ सफिशिएंट है। उसके साथ साथ खरीद की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। उसके साथ साथ खरीद की भी की गई, खरीद मक्का भी प्रोक्योरमेंट की उसके साथ उसी पैकेजिंग में। फिर दूसरा चैलेंज जो हमारे साथ में आया कि हमने अनाज तो पैदा कर लिया, लेकिन इतना अनाज पैदा कर लिया जो हमने सोचा भी नहीं होगा कि अब ये इसको करें क्या। तो उसके लिए अगेन गवर्नमेंट का कमिटमेंट आया कि हमने प्रोक्यूरमेंट प्राइस दी, हमने वेयर हाउस बनाए, हमारे गोदाम्स भरे गए, हमने एटलीस्ट फ्यूचर का स्टॉक रखा। तो वो सारा सब कुछ, अब जब बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, किसी भी इनोवेशन की या सक्सेस की, तो उसके लिए सारा सिस्टम जो अनेबलिंग होता है, एक इकोसिस्टम अनेबलिंग की बात करते हैं। जब इकोसिस्टम अनेबलिंग करते हैं तो उसमें मार्केट भी आता है, उसमें प्रोसेस इंडस्ट्रीज भी आती है, उसमें इनपुट भी आता है, उसमें मशीनीकरण भी आता है, उसमें किसानों की मेहनत भी आती है। तो एक अकेली चीज़ से आप अचीव नहीं कर सकते जब तक सारा सिस्टम उसके फेवरेबल नहीं होगा या उसमें काम नहीं करेगा। तो जो वो सिस्टम बिल्ड हुआ हमारा, उसमें मार्केट भी है, हमारा सीड का भी है, हमारा एग्रो इंडस्ट्री भी है, मशीनीकरण भी है, प्रोसेसिंग भी है, सब कुछ एक मिलके आया तो हम आज इस स्थिति में। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो गेहूं के जरिए हुई थी। बाद में उसमें धान पे भी काम चल ही रहा था। धान पे भी ताइवान से हमारे पास ताइचुंग नेटिव 1 आया था डॉर्फ वैरायटी का, उसमें भी डॉर्फ वैरायटी की ज़रूरत थी। लेकिन गेहूं से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी और MSP पे जो सबसे पहली चीज़ खरीदी गई थी वो गेहूं ही था वो। बिल्कुल। तो ये भी ज्ञान दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का भी सब्जेक्ट है ये। लेकिन डॉक्टर साहब, एक आपको भी मतलब 3 दशक से ज़्यादा हो गया आपको काम करते हुए, तमाम देशों में आपने काम किया डॉक्टर साहब, राजस्थान में पढ़ लिख के। तो जिस तरह के ये जो पूरा घटनाक्रम था इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसके पीछे क्या क्या हुआ, मेरे ख्याल से 1959 से ही सब कुछ चल रहा था। ये जिस तरह से बीज आए वहाँ से, जितनी बड़ी ये बात थी उस दौर में, जब भारत को कोई नहीं पूछता था, कोई इतनी पॉलिटिकल वो नहीं थी, वो ओपिनियन नहीं था देश को लेकर के, तब मैक्सिको ने दिया और नॉर्मन बोरलॉग साहब के ज़रिए दिया। तो ये
इतनी बड़ी स्टोरी थी, इसको जितना ग्लोरीफाई किया जाना चाहिए था उतनी ये घटना ग्लोरीफाई नहीं हुई। आज भी लोग नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती कि हम 70-80 साल में कैसे इतना सफिशिएंट हो गए और दूसरे देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमको गेहूं और चावल दे दें। तो ये क्यों गैप हुआ कि भाई इस घटना को उतना ग्लोरीफाई नहीं किया गया? क्या इसमें कुछ कहीं दिखती है, कोई गैप रहा? ये सब समय की बात है, ऐसा नहीं है कि ग्लोरीफाई नहीं हुआ। उस टाइम में बहुत बड़ा योगदान है और सब किसान के नाम पे मुझे लगता है कि बोरलॉग साहब और स्वामीनाथन जी का नाम था, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें, और उस टाइम की बात है। बट समय के साथ में जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो वो चीज़ें हम थोड़ा लगता है मेमोरी भूल गए। हमारी थोड़ी, हाँ, हम लोग कई बार रिकॉल कराते हैं, रिकॉल करवाते हैं, लेकिन अभी नई जनरेशन को पता नहीं कि ये क्या है, क्या हुआ था। लेकिन मैं फिर उसमें जाता हूँ कि क्या मेमोरी है, क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर हम देखें रिकॉग्निशन ऑफ सिमेट हमारे इंडिया द्वारा, तो नॉर्मल बोरलॉग साहब को, हमारे को नोबेल प्राइज़ मिला पीस में, एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा हमारे 3 इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला, जो इंडियन ओरिजिन है। एक हमारे वासल साहब हैं, उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला क्वालिटी प्रोटीन बेच के लिए। QPM जो मक्का, QPM मक्का जो जिसके वासल साहब पिछले साल मिला था। हाँ, नहीं पहले मिला, अच्छा, उससे पहले। अच्छा, उसके अलावा हमारे पिछले साल तो उनको पद्मश्री मिला था। हाँ, पद्मश्री, वो भी आता हूँ मैं। उसके अलावा हमारे डॉक्टर संजय राजाराम जी हैं, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला, जिनको उनका जो गेहूं में, अगर वैरायटी में गेहूं की निजात नई किस्में बनाने में है, इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। 480 वैरायटीज उन्होंने निकाली हैं। और तीसरा मैं जाता हूँ, पांडे साहब जी हैं हमारे, उनको भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला है। अच्छा। और वो भी, उनको भी मेज और गेहूं में काफ़ी बड़ा योगदान है। उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि सीमेंट का कंट्रीब्यूशन, जिनको पद्म विभूषण हैं, पद्म श्री हैं, पद्म भूषण है, उसमें डॉक्टर रवि सिंह जी हैं, बिल्कुल, उसमें हमारे वासल साहब हैं, हमारे संजय राजाराम जी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन हमारे सिस्टम ने भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। बट अगेन मैं जब कहता हूँ कि जैसे स्कूली जो बच्चे हैं, हाँ, उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए कि हम कैसे 80 साल में इतने बड़े हम प्रोड्यूसर बन गए, एक्सपोर्टर बन गए। आज 4.5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। ये एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर का जो विषय है, आई थिंक ये थोड़ा सा हमारे पाठ्यक्रम में जो बच्चों के हैं उसमें थोड़ा कम है, जो कि होना चाहिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिकॉज अभी भी मायने में गर्व करने वाली बात है। और इवन देन, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा बैकबोन एग्रीकल्चर ही रहना है हमारा, क्योंकि हमारी जो सारी इकोनॉमी की है कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, हो सकता है हमारा 14% हो, 15% हो। पूरी जियोपॉलिटिक्स इसी पे हो रही है, एग्रीकल्चर पे। बट पूरी जियोपॉलिटिक्स इसी पे है। और एक भी मतलब साल अगर कोई सेटबैक एग्रीकल्चर में लगता हो तो बहुत बड़ा हमारे को सेटबैक लग सकता है एग्रीकल्चर में। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हमें ले जाना चाहिए और स्कूली बच्चों को पता होना चाहिए। कुछ एक स्टेट में है कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे नहीं है। सो बच्चों को इसके बारे में नॉलेज कम है, एग्रीकल्चर के बारे में करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी समस्या है इसका कि आगे आने वाले में, कि जो हमारे यंग जनरेशन है और किसान अपने बच्चों को कृषि में नहीं देखना चाहता, और किसान के बच्चे हैं वो कृषि में नहीं रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसका वही रीज़न है कि एक कृषि को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर कृषि को, अगर हम उसको एज ए बिजनेस एज यूजुअल की तरह देखने की बजाय कि भाई मेरे बाप दादा ने की थी, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भी है, तो काम चलने वाला नहीं है। कृषि को एक हमें व्यवसायीकरण के वे में बिजनेस के उसमें देखना पड़ेगा, एज ए काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में देखना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, और वो फ्यूचर में देखी जा सकती हैं और यंग जनरेशन को रखा जा सकता है। सो ये है। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो अवार्ड मिला, नोबेल पीस प्राइज़, वो तो इसलिए मिला था कि
उन्होंने जितने भी इस तरह के गरीबी झेल रहे देश थे उनको जर्मप्लाज्म दिया, बीज दिया और वो भुखमरी से बाहर निकले, इसीलिए मेरा नोबेल पीस प्राइज़। तो दो चीज़ें हैं, कई बार जीके में ये पूछता है भाई हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक तो माने जाते हैं डॉक्टर नानवन बोला, क्योंकि उन्होंने तमाम देशों को बिल्कुल ये जो जिस तरह से भारत को बीज दिए इसी तरह और तमाम देशों को भी बीज दिए। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो स्वामीनाथन जी हैं, क्योंकि पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो कई बार इसका भी साथ साथ हम लोग जीके भी लोगों का हरित क्रांति से रिलेटेड होना चाहिए। और देखो जी, जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया है उसमें अगेन वही बोलता हूँ, जो हमारा सिस्टम है ICR है, उसने बहुत कुछ इसको आगे लेके, जब उन्होंने ये आगे लिया, ब्रीडिंग प्रोग्राम बढ़ाए, नई वैरायटी, नया बीज इजाद किया, उसी से तो ना आज हम इस सिचुएशन में। एक जो इंटरनेशनल सेंटर एज ए, हम कुछ टाइम के लिए एज ए कैटलिस्टिक जो बोलते हैं, चीज़ों को मूव करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन काम तो हमें अपने ही देश में करना है। और उसी से हम आज ये इस स्थिति पे कि हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोगों ने यहाँ पे इतनी मेहनत करी कि जो अपॉर्चुनिटी आई, जो नया बीज आया, जर्मप्लाज आया, उसको ऐसा यूज किया कि हमने गेहूं में ही नहीं, हम धान की भी बात करें, मक्का की भी बात करें, दलहनी की करें। आजकल हम बात नहीं करते, अगर देखा जाए तो रिवोल्यूशन देखो, हम वेजिटेबल में कहाँ पहुँच गए, फ्रूट्स में कहाँ पहुँच गए, हम लाइफ स्टॉक में कहाँ पहुँच गए, वाइट सब में बिल्कुल सब में का कुछ है। तो ये सबका योगदान है, इसमें सभी लोगों का, किसानों का, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे एक्सटेंशन के लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अच्छा, ये जो गेहूं आया था, ये इसका ओरिजिन क्या मैक्सिको ही था या कहीं और से फिर ये चल के आया? पूरी जो इसकी जीन की यात्रा है ये कहाँ से? देखो, कई लोग कहते हैं कि कोरियन था, ये कोरिया से कहीं जापान गया और कैसे आया, तो थोड़ा आप ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं। गेहूं का देखा जाए तो सेंटर ऑफ ओरिजिन वेस्ट एशिया माना जाता है। अच्छा, कि वहीं से नहीं, जो डार्क वैरायटी वाला आया था गेहूं, उसका ओरिजिन कहाँ था? गेहूं का ओरिजिन वेस्ट एशिया है और सेंट्रल एशिया। और कोई पर्टिकुलर जगह है जैसे उसमें अभी तो बहुत सारा चेंज हो गया, बट ये जो हमारा पर्टिकुलरली सेंट्रल वेस्ट एशिया में ईरान, इराक और ये जो टर्की और ये सारा रीजन है अप टू ये माना जाता है इसका। कब का है ये ओरिजिन? कब का ओरिजिन है? ये बहुत पहले का है जी, सिविलाइजेशन जब से हुआ था तब से ये ओरिजिन वहाँ का है। और मक्का का जो ओरिजिन है वो लैटिन अमेरिका, उसमें मैक्सिको ही सबसे पहले आता है, वही ओरिजिन है मक्के का। मैक्सिको में ही है। सो ये इसके ओरिजिन है लोगों को, और ये हम पढ़ते भी हैं, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। नहीं, आम लोगों को भी जानना चाहिए, आम लोगों को भी जानना चाहिए। बट उसके बाद में जो इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, वो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे सिमिट और उसका है। वहाँ से सब जगह से, पूरे वर्ल्ड से हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा करके और उससे जो नए बीज बनाए जो हाई यील्ड के हैं और वो हैं, वो फिर वहाँ से। तो जर्मप्लाज्म सबसे बड़ा मेंटेन है वो सिमिट के ही साथ है। एक चीज़ इसमें और दिलचस्प, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी कई बार लगता है कि कैसे है कि अमेरिका एक तरफ धमका रहा था भारत को उस वक्त कि भाई हम वो नहीं देंगे गेहूं, हमारी बात मानो। अमेरिका के ही वैज्ञानिक थे वो, मूल रूप से तो अमेरिका के ही थे। काम उन्होंने मैक्सिको में किया, कितनी दिलचस्प बात है। और रॉकफेलर फाउंडेशन का क्या योगदान था, उसका भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखो जी, वो भी अमेरिकन फाउंडेशन था। हाँ, रॉकफेलर फाउंडेशन पॉलिटिकल जो लॉबी थी वो, उसका माइंडसेट कुछ और था। जो साइंटिफिक लॉबी थी उनका माइंडसेट कुछ और था। उनका था कि भाई पूरी दुनिया में कल्याण हो सबका। पॉलिटिकल वाले वो अपना अलग खेल रहे थे। अगर देखा जाए तो 2 रॉकफेलर के हमारे प्रोग्राम थे। एक था तो अमेरिकन ने, हाँ, एक अमेरिकन था और ये 2 प्रोग्राम थे। एक प्रोग्राम राइस पे था, धान पे था, और एक प्रोग्राम गेहूं पे था। ये सबसे पुराने रॉकफेलर के 2 ही थे। फिर दोनों को इनको बाद में एज ए इंस्टीट्यूट बनाया गया। दोनों में रॉकफेलर का योगदान है। दोनों रॉकफेलर के प्रोग्राम थे, प्रोजेक्ट थे, क्रॉप वाइज। एक राइस पे था, एक गेहूं पे था। इसमें वेस्टर्न कल्चर का भी, वो वर्ल्ड का भी योगदान था, अमेरिका का ही नहीं था। उसमें यूरोप कंट्रीज भी योगदान था, कंट्रीब्यूट फंड करते थे।
लेकिन ये था कि कैसे कल्याण फूड सिक्योरिटी या उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उस पे ये थोड़ा उस सा पे काम कर रहा था। काम कर रहा था। पॉलिटिकल अलग सोच Political थी अलग थी और ये अलग साइंटिफिक सोच थी जमात की और सोच अलग थी। इसीलिए बोलोग साहब को बोलोग साहब कहते हैं, क्योंकि हाँ, उन्होंने अलग हटके कुछ पूरे वर्ल्ड के लिए काम किया जहाँ पे जरूरत थी लोगों इसीलिए को, जहाँ नोबेल की पीस भूखमरी प्राइज थी। मिला कि अगर भूखमरी रहती तो हाँ। पता नहीं क्या होता, आदमी पता नहीं आदमी आज को। कहाँ होते हाँ हम। बिल्कुल। सो ये ओवरऑल है, अभी लेकिन अभी डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप अभी मैं लोग? बता रहा अभी हूँ। अभी इंडिया में अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब तो तमाम अपने भी इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं इस पे। वो जब की बात थी तब की बात थी, आया और उसके बाद यहाँ भी लोगों ने अपनी वैरायटी बनाई और आज इतने सारे इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। करनाल वाला अपना कर रहा है इंस्टीट्यूट। तो इसमें सीमिट का आज क्या योगदान है? कौन कौन सा नया काम सीमिट कर रहा है? क्या कोई नई अभी कोई ऐसी क्रांतिकारी वैरायटी आई है जो लोगों को जानना चाहिए? क्या होता है कि समय के साथ में हमें बदलना पड़ता है। बिल्कुल। ज़रूरत हमारी बदलती हैं, हमारी प्रायोरिटी बदलती हैं, हमारा खान पान बदलता है, उसको देखते हुए। तो उसको देखते हुए सिमिट ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। पहले हमारा क्या था, कोर बिजनेस सिर्फ जर्म प्लाज्म देना और हमारे नेशनल सिस्टम के साथ में काम करना। लेकिन उसके साथ साथ हमें रियलाइज़ हुआ कि बगैर एग्रोनॉमी के हम काम नहीं कर सकते, तो फिर हम एग्रोनॉमी ले गए। लेकिन अब रिसेंटली हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, जब तक हम मेज और गेहूं पे ही काम करेंगे तो दुनिया को सर्व नहीं कर सकते। जब तक हम पूरे फूड सिस्टम्स की बात करते हैं, उस फूड सिस्टम को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम हो सकता है कि इतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए जितना देना होना चाहिए। सो जब फूड सिस्टम्स की बात करते हैं तो फूड सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें मार्केट भी आता है, उसमें क्लाइमेट भी आता है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक्स भी आता है, उसमें फार्मर का बिहेवियर भी आता है, उसमें मैकेनाइजेशन भी आता है, उसमें वैल्यू चेन भी आता है, और उसमें एग्रोनॉमी का एक बहुत बड़ा है, वो एग्रोनॉमी आता है। सो हमने अभी सबको सीड टू प्लेट पे जो चेन है उस पर अभी हमने हमारे इंस्टीट्यूट का मैंडेट फिक्स किया। और उसके लिए हमने एक सिमिट की स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है कि उस पर बैकग्राउंड किया, हमने एक उसकी उस कोई ऑब्जेक्टिव और मैंडेट जो हमारा उसको लेके चले हैं, उसके लिए हमने सिमिट स्ट्रेटेजी 2030 बनाई है। अच्छा। उस 2030 स्ट्रेटेजी में यही सारी चीज़ें हमने कवर की है कि हमने कैसे। तो उसमें पहला आता है डिस्कवरी, जो हमारा कोर बिजनेस है, साइंस करना है, नई चीज़ को खोजना है, वो है। दूसरा है सिस्टम डेवलपमेंट, उसमें कैसे पार्टनर के साथ काम करें, कैसे स्केल पे लेके जाएं, क्या नया इनोवेशंस लेके आएँ जो फूड सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स को दूर करें जी। और तीसरा है सिमिट इंक। इंक में क्या करते हैं कि पहले हमारे डेडिकेटेड डोनर्स थे, कोर फंडिंग थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। जो डोनर्स थे वो अब रहे नहीं, और वो है तो क्या एडिशनल रिसोर्सेज हैं, कौन एडिशनल डोनर्स हैं, कहाँ पे ज़रूरत है, तो उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये तो रहना चाहिए, क्योंकि कल को बंद हो गया तो वो है। तो इन चीज़ों को ये लेके कर रहे हैं हम काम। अब मैं थोड़ा बहुत जाता हूँ कंट्रीब्यूशन में अभी क्या है। एंड देखो, जो भी गेहूँ, मक्का या धान की वैरायटी रिलीज होती है वो हमारा नेशनल सिस्टम में रिलीज़ करता है जी। इंटरनेशनल सिस्टम उसके लिए ऑथराइज नहीं है, और ना हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नेशनल सिस्टम का काम। हमारा काम है कि उनको एडवांस लाइन देना और उनको जर्म प्लाज्म देना और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग देना। अब मैं आता हूँ कि जो सिमिट का जो मेन रोल रहा है, हमने सीड तो दे दिया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उस टाइम कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी, हमारे साइंटिस्ट के पास में इतना नॉलेज नहीं था। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिमिट का, अगर मैं देखूँ हमारे इंडिया में, तो वो है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर इंस्टीट्यूशंस। अगर देखोगे तो थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट हैं जो मैक्सिको के क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हैं, और वो वहाँ पे उन्होंने एडवांस बिल्डिंग सीखी है और एग्रोनॉमी सीखी है, और फिर वापस आके यहाँ पे हमने सिस्टम में उसको बिल्ड किया। तो एक बहुत बड़ा काम है, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए, बिकॉज उसमें ये नहीं कि हमारे साइंटिस्ट बहुत कैपेबल हैं, बट एक एक्सपोजर होता है, एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है, एक शेयरिंग होता है, एक आपका बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आप यहाँ पे नहीं तो एक करते। छोटा सा काम है, उससे बड़ा काम है। उससे बड़ा काम ये है कि Capacity कैपेसिटी building बिल्डिंग का, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। और कैपेसिटी बिल्डिंग एट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उसमें हमारे किसान भी आते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी आते हैं, हमारे एक्सटेंशन लोग भी आते हैं, नॉट ओनली दैट, हमारे पॉलिसी पीपल भी आते हैं, रिसर्च लीडर्स भी आते हैं। जब तक हम सारे सिस्टम को कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें
हम जो आज पे देख पा रहे हैं नहीं होंगे। तो मैं अब आता हूँ, अब क्या कर रहे हैं। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ले आए, लेकिन उसके साथ साथ में हम कुछ चीज़ें करते हैं तो दूसरी समस्याएं भी साथ साथ में हाँ, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत आए हैं। बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो हमने हमारे सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए और 90s तक हमने वो अचीव किया, लेकिन उसके बाद में हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। और मैं एग्जांपल दे दूं मेरा छोटा सा, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। जब मैं बच्चा था तो हमारा पानी का टेबल आई थिंक 10 फीट पे होगा, क्योंकि हम पानी ऐसे निकाल देते थे राजस्थान जैसी जगह में। और तब हमारे किसान बहुत एडवांस थे। तब मैं देखता था, क्योंकि मैं एक किसान की फैमिली में पैदा हुआ हूँ, शुरू से इन्वॉल्व भी रहा हूँ, छोटे से तब से ट्रैक्टर भी चलाए हैं। तो देखते थे कि किसान तब लाइन सोइंग करते थे वीट की, और किसान तब 7 से 8 टन पैदावार गेहूं की लेते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ मेरे ही एरिया को कंप्लीट डार्क जोन हो गया। एक बूंद पाने के लिए हम 2000 फीट तक पानी जा रहे हैं नीचे, लेकिन रोक है, पानी नहीं है, बिल्कुल डार्क जोन है। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि हम पानी को अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, कब तक चलेंगे। दूसरी समस्या है कि हमारी, क्योंकि गेहूं धान और वो है, जहाँ पे गेहूं धान नहीं होना चाहिए वहाँ पे हो गया, तो उससे हमारी जो मृदा की जो स्वास्थ्य है, तो सॉइल हेल्थ का एक बड़ा इश्यू है, वो आ गया। तीसरा, हम एक मोनोक्रॉपिंग सिस्टम कल्चर को ले आए। जो हमारा डाइवर्सिफाइड सिस्टम था वो टूट गया। इसी सिस्टम में जो हमारा डाइवर्सिफाइड सिस्टम था, तो आप जो बोओगे वही खाओगे। तो हमारा जो खान पान था वो एक सीमित फूड तक या क्रॉप तक हो गया। हमारे को गेहूं धान पे ही ज़्यादा निर्भर हो गए। जो पहले मोटा अनाज हुआ करता था, मिलेट्स हुआ करती थी, दालें हुआ करती थी। मुझे अभी भी याद है, जब हम खाना खाते थे तो उसमें गेहूं का जो रोटी खाते थे, उसमें जो चना गेहूं, गोजरे की रोटी बोलते थे, वो मिक्स करके खाते थे। इटसेल्फ वो न्यूट्रिशनल होगी, वो आपका जो इश्यू आ रहा था कि हेल्थ का, और वो सारा जो सिस्टम था, हम सर्दियों में खाते तो बाजरे की रोटी खाते थे, मिलेट खाते थे, मक्का खाते थे, वो चीज़ धीरे 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 डिसअपियर हो गई। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम। तीसरी, जो जैसे मशीनीकरण हुआ, और मैं कहना चाहता हूँ कि मशीनीकरण एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी लेके आई, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या भी लेके आई हमारे लिए मशीनीकरण। हाँ जी, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। उसमें एक कंबाइन हार्वेस्ट आता है। जहाँ जहाँ हमारी कंबाइन हार्वेस्ट गई, वहाँ हम बर्निंग के साथ चले गए। पहले कभी किसान अपनी फसल के अवशेष को जलाता नहीं था, या तो पशु के लिए रखता था या उसका और कुछ उपाय करता था। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे कंबाइन हार्वेस्ट मशीनीकरण जो कटाई आई, वैसे वैसे, और पहले हमारे पंजाब हरियाणा में आई, फिर वेस्टर्न यूपी से होते हुए अब तो पूरे करीब करीब सब जगह एक समस्या बनती जा रही है। और किसान ने समाओ कैसे ये परसीव कर लिया कि पराली को जलाने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो कि गलत है। उससे हम बहुत सारा जो एक न्यूट्रिएंट होते हैं उनको जला देते हैं। एक जो कार्बन होती है जिसको रिसाइकल कर सकते हैं उसको जला रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, एक तरफ तो हमारे पास चारा नहीं है पशुओं के लिए, एक तरफ हमारे पास बहुत सरप्लस है। सो जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, एक वो भी बहुत बड़ी समस्या। तो एक ये हो गया। तीसरा, जो इसी चक्कर में हमने जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है, और अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICAR इस पर बहुत सोच रही है कि इसको कैसे रिजोल्व किया। कि सब्सिडी एक बहुत बड़ा सरकार के लिए इश्यू है। मैं ये नहीं कहना, जाना नहीं चाहता, बिकॉज ये उनका पार्ट है, बट एक बर्डन है अभी। और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, इस हिसाब से हमारे पास चैलेंज होने वाला है। जिस हिसाब से जो हमारा वर्ल्ड मूव कर रहा है, और हमारी फर्टिलाइज़र की डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमारा पोटेशियम फर्टिलाइज़र है 100% इम्पोर्ट है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट है, नाइट्रोजन में हम स्टिल 30 to 20% हम इम्पोर्ट करते हैं। तो एनर्जी को देखते हुए हमें इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ये है, वाटर की बता दी मैंने, जिस हिसाब से हम पानी यूज कर रहे हैं, अगर करते रहे ये तो साइड इफेक्ट आपने बताया इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो ये कई बार आता है कि भाई पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन जो सबसे उपजाऊ मैदान था, वहाँ पे जो SOC था, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन है,
वो बहुत तेज़ी से उसका उस घटोत्तरी हुई है, घटा हो। तो क्या सिर्फ गेहूं और चावल को, धान की खेती को इसका जिम्मेदार माना जाना चाहिए या कुछ और कारण भी हैं? ऐसा तो नहीं है कि गेहूं धान को बस विलेन बनाया जा रहा है, या साइंटिफिकली ये प्रूव है कि इसी की वजह से कार्बन खत्म हो रहा? देखो जी, ये बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछा है और इस पे बहुत सोचने वाली बात है। इसके लिए गेहूं और धान मैं उसको विलन नहीं मानता इसमें, उसमें मानता हूं कि हम कैसे उसको उगा रहे हैं, कैसे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तौर तरीके में तौर तरीका जो किसान को जो धान और गेहूं का बोने का है वो उसके लिए मिलन है, कि ना कि फसल उसके लिए जो हमारी गेहूं और धान है वो उसकी विलन वो है। विलेन है। सो जिस हिसाब से, वही मैं कह रहा हूँ, जिस हिसाब से हम दोहन कर रहे हैं, हम जो फसल से ज़मीन से निकाला वो पराल वापस जा सकती है उसको जला रहे हैं। दूसरा, हम अननेसेसरी जुताइयाँ करे जा रहे हैं और जितनी जुताई करेंगे उतना हमारा कार्बन लॉस होगा, बिकॉज उतना ही लॉस करोगा क्योंकि जो नीचे जो कार्बन है हमारा वो एक्सपोज होगा तो क्या, उसका मिनरलाइजेशन होगा, उसका बर्न होगा और वो गैस बन के एनवायरनमेंट में चला मैं भी जाएगा। किसान परिवार का हूँ, हमारे यहाँ ये धारणा है कि उसकी 4-5 जुताई जब तक नहीं होगी तब तक वो दिमाग में ये रहता है कि नहीं अभी तक ठीक नहीं है खेत, तो ज़्यादा जुताई खतरनाक हो रही है। उसी पे मैं आ रहा हूँ। हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। हमारे टीचर कई बार एक अर्दन पोट जो मटका होता है मिट्टी का, वो लेके आते थे और कहते थे कि ये मटका अगर नीचे डालना है खेत में तो टूटना नहीं चाहिए, इतनी सॉइल होनी चाहिए। लेकिन वो तब का था, वो क्यों था कि तब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी और एक था कि जो खरपतवार था उसको कंट्रोल करने के लिए जुताई का सिर्फ एक ही रोल है, वो है खरपतवार को कंट्रोल करना। इसके अलावा कोई रोल नहीं, बाकी मुझे नहीं लगता कि रोल नहीं है। और इसलिए जो हमने गलत वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ पे आता हूँ मैं, और वही हमारा कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है, उसका बात करता हूँ। तो उसको लिए कुछ नहीं, फसल को नहीं चाहिए कि मुझे जोत के बो उसको, तो अगर आप देखो और उसी में जाते हैं जो हमारे नेचर के सिस्टम्स हैं, फॉरेस्ट हैं, कभी किसी ने जोता है, वो एक बायोलॉजिकली उसमें जो टिलेज होती है, उसमें जो जीव जंतु, जो हमारे अर्थवॉर्म्स और हमारी बायोलॉजी होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होती है, वो ऑटोमेटिकली उसको जुताई करते हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन आप मैकेनिकली उसको जुताई करो, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब हम जो हमारा फोकस है, अब क्या कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा फोकस है कि, और अभी भी कंट्रीब्यूशन बता दूँ अगेन, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है बगैर आईसीआर के कुछ भी नहीं हो सकता, बगैर हमारे नेशनल सिस्टम के। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी अभी रिसेंट पास्ट में देखा जाए तो 80% जो ब्लड है, जेनेटिक्स है, वो सिमिट का है गेहूँ में, इंडिया में 80% जो जेनेटिक्स है वो सिमिट के जर्मप्लाज्म में है। उसमें भी अभी क्या हो रहा है कि अगेन आईसीआर वो ब्रीडिंग कर रहा है, लेकिन जो जेनेटिक्स है, जो ब्लड की बात करते हैं, वो सिमिट का जो बहुत बड़ा मूल तत्व है, वो जो सिमिट का दिया हुआ है। हाँ, वो दिया हुआ है। सारा काम हमारा यहाँ किया है, मैं ये नहीं कहता, बट जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि अभी भी जो हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं सुबह, तो इसका मतलब उसका 80% हम सिमिट का ब्लड खा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम उसको मानते हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं कि जो आईसीआर की प्रायोरिटीज़ है, हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ है, उसमें अभी हमारी प्रायोरिटीज होगी कि हमारा को क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज़ पे काम करना है। दूसरा, जो हमारा पहले वैरायटीज़ को मैक्सिमाइजेशन पे जाना था, इल्ड बढ़ाओ, वो हमने शिफ्ट किया है। उसको हमने मैंडेटरी किया है कि हमारी जो भी वैरायटीज़ आएगी वो मल्टी ट्रेट रेजिस्टेंट आएगी। मल्टी ट्रेट की बात करते हैं तो उसमें क्लाइमेट होगा, ड्रोट होगा, वाटर लॉगिंग होगी, डिजीज रेजिस्टेंस होगी, वो सारा होगा। तो वो सबके जीन होंगे, ये सबके जीन होंगे, वो मैंडेटरी हैं। दूसरा, हमने मैंडेटरी कर दिया कि ये जो कब से किया आपने? ये अभी रिसेंट पास्ट 1 डिकेड से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में पिछले 5 साल से तो ये बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया। दूसरा, किसी एक ही वैरायटी में मल्टीपल ट्रेड, सूखे का भी रहेगा
गीले का भी रहेगा, हीट टॉलरेंस का भी रहेगा, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस का भी रहेगा, सारे हैं। सबके जीन पड़े हुए हैं। सबके जीन उसमें कोशिश करते हैं वो सारे हैं। उसके साथ साथ में क्लाइमेट रेजिलिएंट रहेंगी। उसके अलावा सारी वैरायटी जो भी आएंगी वो बायो फोर्टिफाइड आएंगी, क्योंकि एक न्यूट्रिशन का हमारा बहुत बड़ा इश्यू है। जो अभी जो भी नई वैरायटी आ रही है ICAR से जो रिलीज हो रही है, वो सारी बायो फोर्टिफाइड रिलीज हो रही है, या तो हाई जिंक की हैं या हाई आयरन की हैं, जो दोनों बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा और भी जो न्यूट्रिएंट हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, सल्फर का है वो है। बट जिंक और आयरन तो हमने जिसकी डेफिशिएंसी हो तो मैंडेटरी कर रखा है। मैं इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर साहब रोकूंगा आपको, माफ़ी चाहता हूँ कि आप सॉइल साइंस के विशेषज्ञ हैं, सॉइल साइंस की ही आपकी पढ़ाई है, तो अगर ज़मीन में कोई चीज़ कम है तो क्या वो इंसान में भी रिफ्लेक्ट होगा किसी भी तरह से, या फिर ज़मीन में कमी है उसका रिफ्लेक्शन इंसान में नहीं होगा? देखो इसमें बहुत मिथ है। एक बहुत बड़ा आपने अगेन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई वो नहीं है, जो हम खाएंगे वही हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगी। और ये स्टडी हैं ICAR की पहले की हुई हैं, और उसमें एक स्टडी है कि जैसे राजस्थान में पर्टिकुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है, वहाँ के फूड में अगर ह्यूमन बींग्स में देखा गया तो उनमें भी वो पर्टिकुलर डेफिशिएंसी देखी गई है। अच्छा। सो ये डायरेक्ट लिंक है, जो खाएंगे वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा। और इसलिए कहता हूँ कि हम बात करते हैं, चलो आपने क्वेश्चन पूछ लिया, हम ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं, हम एनिमल हेल्थ की बात करते हैं, हम प्लांट हेल्थ की बात करते हैं, हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं। जब तक सारी हेल्थ को हम एक जगह करके नहीं देखेंगे तब तक हम इन समस्याओं से हमारे को निजात नहीं मिलेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ, और मेरा बहुत बड़ा योगदान है, कई बार डिबेट भी होती है कि विदाउट एग्रोनॉमी, जिसको सस्य विज्ञान बोलते हैं, विदाउट एग्रोनॉमी, अच्छी एग्रोनॉमी के बगैर आप अच्छी हेल्थ नहीं कर सकते, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक है। जब अच्छी एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो हम इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, हम सॉइल हेल्थ की भी बात करते हैं, हम बायोफोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, हम जुडिशियस यूज़ ऑफ एग्रो इनपुट्स जिसमें फर्टिलाइजर और खाद और इंटीग्रेशन की भी बात करते हैं, IPM की भी बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो मेन जड़ है, अगर अच्छी कृषि होगी, अच्छी प्रणाली होगी, अच्छी विधि अपनाएंगे तो अपने आप आपका हेल्थ का इश्यू बहुत कुछ रिजॉल्व हो सकता है। और इस पे बहुत सोचने की बात है, पॉलिसीज़ और उसको, और इस पे बहुत काम चल रहा है। ICAR इसको बहुत बड़े वे में लेके जा रही है कि वन हेल्थ को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और वन हेल्थ की बात करते हैं, वन हेल्थ आपका कभी भी अचीव नहीं हो सकता जब तक आपकी सॉइल हेल्थ को एड्रेस नहीं करोगे। सॉइल हेल्थ तो प्लांट हेल्थ से जुड़ी है। हाँ, प्लांट हेल्थ ह्यूमन हेल्थ से। और सॉइल हेल्थ के बगैर आप ह्यूमन हेल्थ नहीं ले सकते। तो वो हमारा सॉइल हेल्थ का एक बेसिक फाउंडेशन है। हमारी अच्छी सॉइल होगी, अच्छे प्लांट होंगे तो हमारी अच्छी हेल्थ होगी। उसके अलावा उसको हम कैसे, किस विधि से, किस तौर तरीके से उगा रहे हैं, वो भी सीधा हमारे हेल्थ पे करता है। और मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी इसके लिए, और डिस्कशन भी था, और छोटा सा एग्जांपल है कि हम बहुत बड़ा इश्यू और डिस्कस हमारा होता है मीडिया में, सब कुछ बात करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं हम, जब वो समस्या आती है, उसके अलावा हम उस पर चुप बैठे रहते हैं। अगर देखा होगा क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की, जो फसल अवशेष फार्मर या जो जलाते हैं उसको सीधा फार्मर के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है एक तरीके से। उसके लिए फार्मर ही एक वो नहीं है, उसके लिए बहुत पूरा इकोसिस्टम एक रेस्पॉन्सिबल है, उसको सबको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। लेकिन इवन दो उसमें भी देखें तो उससे टाइम हम सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं कि ओ हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट पेशेंट बच गए, लोगों को एलर्जी हो गई, इतने पेशेंट इंक्रीज हो गए हॉस्पिटल्स में हो, या बहुत सोचते हैं तो दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, या फिर वो हमारे अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं। लेकिन उससे ह्यूमन हेल्थ ही रिलेटेड नहीं है। अगर उसमें देखा जाए तो हमारे पशु पक्षी हैं, हमारी लाइफ स्टॉक है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितना अफेक्ट हो रही है पराली बर्निंग से, उनका बिहेवियर कितना अफेक्ट हो रहा है, उनका स्वास्थ्य कितना अफेक्ट हो रहा है। बहुत एक
रिसर्चेबल एरियाज हैं। ये हमने पॉलिनेशन पे भी कुछ असर वही है? आ रहा हूँ। उसके अलावा जो बर्ड्स हैं, हम्म, सो जो बर्ड्स हैं आप देखोगे उस टाइम उनका बिहेवियर, और बहुत सारे बर्ड्स आपको मरे हुए मिलेंगे बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि उनका सब कुछ, उनकी प्रोडक्टिविटी, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो डिसअपियर हो गए। इसके अलावा तीसरा जो बड़ी समस्या है जलाने से, जो सॉइल के अंदर हमारे जीवांश हैं, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, वो ख़त्म हो रही है। उसमें अर्थवॉर्म्स भी आते हैं, उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, आर्थ्रोपोड्स, जो हमारे मित्र कीट हैं, उसमें एंट हैं, प्रीडेटर्स हैं, बहुत सारे कीटों को खाते हैं, वो बहुत बड़ा ख़त्म होता है। तो एक हम अपने आप के लिए बहुत बड़ी समस्या पाल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मित्र कीट हैं, मित्र हमारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई, उनको तो ख़त्म कर रहे हैं, और हमारे मित्र पक्षी हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो एक फिर आप एक चीज़ को ख़त्म करोगे तो दूसरी चीज़ अपने आप बहुत सारी एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी पैदा हो रही है। बहुत बड़ी पैदा हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उससे ये नहीं, हमारा वाटर पोल्यूशन भी एक इश्यू है, वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब तक वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, अगर उसका इन्वेस्टमेंट देखा जाए, उस दौरान जो हमारे हेल्थ पे कितना बड़ा इन्वेस्ट होता है, तो जब तक हम ह्यूमन हेल्थ को और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को साथ साथ नहीं लाएंगे, उसको एक जगह नहीं देखेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। एक समस्या को हम रिजोल्व करेंगे तो दूसरी और बड़ी है। इसको इंटीग्रेट करना तो जरूरी है। इसको इंटीग्रेट करना बहुत बड़ी ज़रूरत है इसकी, और आज के टाइम की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्थ की बात चली रही है, गेहूं पे सीमिट ने इतना काम किया। इस दौर में, कभी किसी दौर में गेहूं की ज़रूरत थी, हमने पेट भरा लोगों का, अब पेट भर गया तो अब गेहूं विलन बना दिया गया। बहुत सारे ऐसे रील चलते हैं, और वो बहुत सारे सब डॉक्टर ही बन गए हैं कि भाई गेहूं खाना बंद कर दो। ये आपने भी देखा होगा, आपके पास भी आता होगा, गेहूं खाना बंद कर दो। तो गेहूं को अचानक विलन क्यों बन गया? गेहूं क्या दिक्कत है गेहूं में ऐसी कि उसको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा? देखो जी, हम बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, विविधीकरण की फसल, और हमारी सरकारों ने टाइम पे और अभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्कीम है इस पे, लेकिन फिर भी किसान नहीं कर रहे इसको। उसको समझने की ज़रूरत है। और जब उसको समझने की बात करते हैं तो फार्मर को हम इंसेंटिव्स देने की बात करते हैं। ठीक है, ले रहा है, बट फार्मर को इंसेंटिव्स ही नहीं चाहिए। अब हम विविधीकरण की बात करते हैं, जैसे अब पंजाब हरियाणा में भाई राइस को किस क्रॉप से विविधीकरण किया जाए, चेंज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। फार्मर डिस्पाइट हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो फार्मर फिर भी नहीं कर रहा, तो उसके पीछे जाते हैं हम। तो फार्मर को इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारी राइस, व्हीट और धान गेहूँ की जो है, उसके अराउंड जो हमारा अनेबलिंग इकोसिस्टम है। जब अनेबलिंग इकोसिस्टम से बात करते हैं, 7-10 सेक्टर जो हमने प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है जो अराउंड धान और गेहूं की है, सारा बाजारीकरण है वो धान और गेहूं के अनुरूप है। जो सारी मशीनीकरण जो आई है हमारी धान और गेहूं के, उसके ऊपर आई हैं। जो हमारा वैल्यू चेन है अराउंड उसकी धान, और जो हमारी एग्रो इंडस्ट्री है अराउंड सारी धान और गेहूं के बेस क्रॉप। सो अगर हम उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं तो हमें पहले वो चीज़ एड्रेस करनी पड़ेगी। वो उसके लिए मशीनें भी चाहिएगी, उसके लिए इंडस्ट्री भी चाहिएगी, उसके लिए बाजार भी चाहिएगा, उसके लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिएगी। इसकी जैसे धान गेहूं की पैकेजिंग हुई है, ऐसे दूसरे फसलों की पैकेजिंग नहीं है अभी तक तो नहीं है फिलहाल, नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए क्योंकि किसान को एक अश्योर बाजार लगता है, किसी भी कंडीशन में उनका वो बिक जाना है, और वो है। अभी बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत बाजार ही नहीं है, उसमें सारा मशीनीकरण और उसका कंजप्शन धान के हिसाब से बनी है। तो वो सारी चीज़ें हम किसान को दे रहे हैं भाई, इंसेंटिव देके। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन किसान को उसके लिए कितना सारा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि पहले हमारे पास बहुत बड़े कैंडिडेट नहीं थे रिप्लेसमेंट के, डाइवर्सिफिकेशन अब बहुत हैं। अब जैसे मक्का एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट जो राइस को हो सकता है, जो कि उसमें ऑलमोस्ट बगैर पानी के हम कर सकते हैं, जो धान एक कल्प्रिट है पानी के लिए, लेकिन उसके लिए फिर इंडस्ट्री चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, ड्राइंग चाहिए, वो सारा चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, हम कैसे काम करेंगे उस पर। लेकिन इसी पे आता हूँ। सो दो चीज़ें,
एक तो फार्मर को प्रॉफिट है, अगर हम फार्मर को रिप्लेस क्रॉप कर रहे हैं, अगर वो जो उतना crop प्रॉफिट कर नहीं रहे दे हैं, रही है जो तो नहीं धान और छोड़ेगा। गेहूं, तो वो क्यों छोड़ेगा। और मैं भी किसान हूँगा तो मैं भी क्यों छोड़ूंगा। अगर मैं कहूँगा कि मेरी ज़मीन सुधर जाएगी, आपके बच्चे 20 साल बाद में उसका फ़ायदा उठाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई किसान कोई आगे नहीं की करेगा। सोचेगा, प्रेजेंट की और नहीं, सोचेगा। इसी में डॉक्टर साहब एक डेटा मैं बता देता हूँ। मैं CSCP का डेटा मैं कोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, फैक्ट है। CSCP बहुत वैज्ञानिक तरीके से जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात चली है, गेहूं धान को अगर रिप्लेस करना है तो क्या करना है। तो इसमें एक बड़ा मुद्दा आता है कि अब किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, उसको कह दिया जाए कि तुम 25,000 वाली नौकरी करो, वो बहुत अच्छी है तो क्यों करेगा। CSCP का डेटा बताता है कि पंजाब में 150% रिटर्न है धान में, जितना वो लगाता है 150% रिटर्न है, और गेहूं में 172% रिटर्न है। इतना रिटर्न न तो वहाँ पे ऑयल सीड में है, न कॉटन में है, तो क्यों कोई जाएगा। बिल्कुल। सो इसी पे मैं आ रहा हूँ आगे। इकोनॉमी बहुत इकोनॉमी महत्वपूर्ण है। बहुत। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। ये और आप देख रहे होगे, डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट्स और हमारे और साइंटिस्ट के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, गेहूं और धान का घटने के बजाय एरिया बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो इसका धान का तो अभी 50 लाख हेक्टेयर कुछ साल में बढ़ गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बढ़ रहा है। इसका मतलब हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और अभी हमने ICR के साथ में मिलकर एक काम किया है कि फार्मर बड़ा मुश्किल है कि एग्जिस्टिंग क्रॉप को छोड़ेगा, तो हमें ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा कि उसी सिस्टम में हम तीसरी चीज़ कैसे ला सकते हैं, तो जिसको हम सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन भी बोलते हैं। अगर हम मैं देखूं अभी, और इस पर अभी ICR काफ़ी काम कर रहा है और गवर्नमेंट उस पर आगे ले जा रही है। तो हमारा गन्ने का कितना क्षेत्र है, करीबन 8 मिलियन हेक्टेयर होगा हमारे उसमें। मक्का का कितना है, करीबन 12 मिलियन हेक्टेयर है अभी रिसेंटली, और ऐसे ही कॉटन का हमारा 12 मिलियन हेक्टेयर। ये तीनों क्रॉप की वाइड स्पेसिंग पे लगाई जाते हैं, उनकी स्पेसिंग 24 इंच से लेके और आपकी करीबन 40 इंच तक जाती है। बिल्कुल। गन्ने की बात करें, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गन्ना 80% जो गन्ने की बुआई होती है वो आपका गर्मा वाली बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मार्च अप्रैल मई में होती है जी। लगाने के बाद में किसान को दूरी पे लगाते हैं, एटलीस्ट 3 महीने वो गन्ना जो कवर होता है कैनोपी, उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो खाली ज़मीन पर रहता है, उसको सब कुछ देना पड़ता है। उस खाली के लिए उसको एक्स्ट्रा खरपतवार कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड भी अप्लाई करने पड़ेंगे, केमिकल भी अप्लाई करने पड़ेंगे वो। तो उसके लिए हमने सोचा है कि कैसे क्या किया, और रिसेंटली रिसर्च भी किया है, और ये हमारी पुरानी पद्धति है जिसको हम भूल गए, उसको वापस कैसे लाए। तो वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी के गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो जगह खाली है, हम खाली जगह है उसमें हम लेग्यूम लाएं, दलहनी फसलें लाएं, या बीज ऑयल वाली फसलें लाएं। और अभी रिसेंटली हमने कुछ ट्रायल करी हैं, और उसमें पाया कि गन्ने के साथ में मूंगफली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जा सकता है, और बहुत लार्ज एरिया में जा सकता है। ऑयल सीड की कमी है, ऑयल सीड भी है और ग्राउंड नट दोनों हैं, वो लेग्यूम क्रॉप भी है और वो ऑयल सीड भी क्रॉप है। उससे हमारी धरती भी सुधरेगी, और उससे हमारे को ऑयल भी मिलेगा, और दोनों चीज़ होंगी उससे। दूसरी क्या, जो फार्मर अंधाधुंध केमिकल डाल रहा है, तो जो मूंगफली कवर कर लेगी उससे आपके खरपतवार वगैरह कम आएंगे, प्लस जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनका भी डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्रॉप डिफरेंट उसके नेचर की होगी, तो एक दूसरे पे पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, उससे कम इंसेक्ट पेस्ट आएंगे, तो फिर किसान को कम डालना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे एरिया में जा सकता है। ये कहाँ पे आप लोगों ने, कहीं ये पे वेस्टर्न यूपी में हमने किए हैं, सीमित ने किया, अगेन हम ICR के जरिए, हम जो भी काम करते हैं वो ICR के जरिए, हम नेशनल सिस्टम के साथ काम करते हैं। ठीक है। सो हमारा एज ए कैटलिस्टिक रोल होता है, बट एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारे वाला जो देश का। आप कह रहे हैं कि गन्ने के बीच में, हाँ जी, ये मूंगफली वाला सफल रहा, ये इनिशियल जो हमारे हैं बहुत सफल रहे हैं, और किसानों का जो फीडबैक है बहुत अच्छा है, और बहुत लार्ज एरिया में जा सकता है। अच्छा, ऐसे ही जो हमारी कमाई बढ़ सकती है, बिल्कुल सीधे बिल्कुल ओके, उसमें मैंने बताया। तो उससे क्या हो सकता है, 2 चीज़,
कि गन्ने का आजकल काफ़ी चैलेंजेज हैं। जो एक हमारी वैरायटी थी पर्टिकुलरली वो पूरा राज कर रही है, उसमें बहुत सेंसिटिव हो गई है बायोलॉजिकल और उसमें कीड़े वगैरह। बिल्कुल। तो एक तो किसान को जो मूंगफली की पैदा जो फसल होगी उससे वो गन्ने की सारा खर्चा निकाल सकता है। तो एक तो किसान को डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि उसका जो गन्ने की फसल आएगी वो बगैर खर्चे के उसके घर में चली जाएगी। तो एक तो बहुत बड़ा हो गया। दूसरा, एक उनको जो मस्टर्ड का वो ग्राउंडनट का ऑयल और खाने के लिए मिल जाएगी, चलो वो तो एक न्यूट्रिशन का है, एक ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरी जो हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ की, वो एक उसमें हो सकता है। तो दोनों साइड में हमारे दोनों हाथों में लड्डू आ सकते हैं। वो कैसे लेने हैं वो हमें उस पर सोचना है, लेकिन उसके लिए अब जब बात करते हैं तो फिर उसके लिए मशीनीकरण चाहिए, उसके लिए ड्राइंग फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि हम मूंगफली मार्च अप्रैल में बोएंगे तो कब उखड़ेगी, वो जब मानसून आ जाएगा। तो मानसून में अगर हम मूंगफली को उखाड़ेंगे तो बाहर तो सुखा नहीं सकते, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कभी बारिश वो एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ड्राइंग फैसिलिटीज़ आनी चाहिए, ड्रायर्स आने चाहिए, प्रोसेसिंग आनी चाहिए। तो वो चीज़ें हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है अगर लार्ज स्केल में जाता है। ऐसे ही मैं मक्का की बात करता हूँ। मक्का 3 सीजन में उगाई जाती है जी। उसके 3 मौसम हैं। एक हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं जो हम सर्दी वाली बोलते हैं, एक हम जायद वाली बोलते हैं जिसको हम फरवरी मार्च में लगाते हैं, एक हम मानसून वाली बोलते हैं जिसको हम खरीफ बोलते हैं जो जून जुलाई में लगाते हैं। जो हमारी सर्दी वाली फसल है नवंबर में लगाते हैं, अक्टूबर में लगाते हैं, तो इनिशियली तो उसका जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन जब जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है तो वो डोरमेट चली जाती है फॉर 2 महीने के लिए, उसकी ग्रोथ ही नहीं होती, ऑलमोस्ट रहती है। तो अगेन मक्का 60 सेंटीमीटर पर लगाई जाती है, तो वहाँ पे बीच में अगेन हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। तो हमने उसमें बहुत सारा काम किया है। तो एक तो लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, जैसे उसमें लाल साग हो गया जिसको चौलाई बोलते हैं, पालक हो गया, धनिया हो गया, पुई साग जो उधर होता है, सलाद के पत्ते हो गए। तो एक बहुत सारा ऑप्शन आता है। दूसरी हमारी ऑप्शन आती है बीन्स की, जिसमें लॉन्ग बीन हो गई, इवन सोयाबीन भी जा सकता है, और फाबा बीन हो गया। ये सारी फसलें जो बीच मल्टी क्रॉपिंग करना, गार्डन पी जा सकता है जिसको मटर बोलते हैं हम, वो लार्ज एरिया में जा सकता है। तीसरा हमारा जो हाई वैल्यू क्रॉप्स, उसमें जैसे कोल क्रॉप आ गई या और दूसरी कुकर बीट्स आ गए, वो बीच में लगाए जा सकते हैं। तो इन सारी फसलों की जो अवधि होती है वो 2.5 से 3 महीने की होती है। लीफी वेजिटेबल की आपकी अवधि होती है करीब करीब 50 दिन से कम होती है। बिल्कुल। तो उसमें अगेन किसान बाजार को देखते हुए, क्योंकि अगर हमने लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं, अगर हमने 500 हेक्टर में लगा दिया तो सारा बाजार गिर जाना है। तो जिस लोकेशन पे जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जैसे पेरी अर्बन एरिया है वहाँ पे लीफी वेजिटेबल जाओ, जहाँ पे गाँव हैं वहाँ पे मटर पे जाओ या बीन्स पे जाओ, या जहाँ पे आपका गोभी का और उसका बाजार है वहाँ पे गोभी पे बाजार को देखते हुए अगर हम चूज करें तो एक बहुत बड़ा एरिया में ये लाया जा सकता है, जिसमें वही हमारी सॉइल हेल्थ का वो हम कंसर्न दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा जो सवाल था वो हम लोग कहीं और चले गए कि गेहूं को विलन बना दिया गया खाने पीने के लिहाज से, हेल्थ वाला। तो क्या उसमें ग्लूटेन का एक कारण बताया जाता है? कोई ऐसी वैरायटी आ रही है जिसमें, जैसे जौ वगैरह में तो ग्लूटेन कम है, गेहूं में जिसमें कम ग्लूटेन हो और उसको इस तरह से विलन न बनाया जाए? तो जिसने पेट भरा उसको हम विलन अपने इस टाइम बना दिया, और ड्यू टू ग्लूटेन। तो कोई ऐसी वैरायटी अभी आ रही जिसमें कम ग्लूटेन है, या ग्लूटेन कंपलसरी है गेहूं में? देखो, कुछ लेवल तक तो कंपलसरी है। अच्छा। कंप्लीट काम चल रहा है इस पे। अच्छा। और हो सकता है कुछ राइस पे गेहूं पे काम चल रहा है इस पे, और कुछ वैरायटीज हैं जिसमें ग्लूटेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अच्छा। लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी पे अभी वो थोड़ा टाइम लगेगा, कैसे आता है इन फ्यूचर। इसीलिए कहते हैं कि जो अभी सिमिट काम कर रहा हो एडवांस बिडिंग पे काम कर रहा है, कैसे हम डिजिटल टूल्स को, एआई को और यूज करें इसमें। एआई का मतलब ये नहीं कि एडवाइजरी, एआई का मतलब साइंस में एआई कैसे यूज किया जाए। और अभी हम बात कर रहे थे, पहले बैठे थे तब कह रहे थे कि जो हमारा देश है वो इतना रिच है डेटा में जी, जो कि हमारे को फ्यूचर के लिए बहुत गाइड कर सकता है अगर हम उस डेटा को ढंग से यूज़ करें। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे
एडवांस ब्रीडिंग की जो ग्लूटेन फ्री हो गया या और कुछ बायोफोर्टिफिकेशन हो गया या क्लाइमेट रेजिलिएंट हो गया, अगर ये सारा डेटा एक जगह लाके उस पर डेटा को एनालिसिस किया जाए और उसका फ्यूचर देखा जाए कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा, हमें direction कुछ में मिले उससे, तो हम लीड कर सकते हैं पूरे। अभी हिंदुस्तान अपने आप को ही नहीं देख रहा कि हिंदुस्तान को ही फीड करे, हिंदुस्तान देख रहा है कि पूरे ग्लोबल को कैसे फीड करे, साउथ साउथ को, ग्लोबल को कैसे हम इसको, इंडिया को कैसे यूज़ करके प्लेटफॉर्म को, और इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है साउथ साउथ ग्लोबल इन फूड सिक्योरिटी। सो ये सारी चीज़ें अगर एक साथ आती हैं तो वो है, वीट मिलन नहीं है, ग्लूटेन पहले भी था, लेकिन जो हमने हमारी फूड हैबिट को चेंज कर दिया, एक मोनोटोनस फूड हैबिट कर ली। आप चाहे कोई भी फसल खाओ जिसमें ग्लूटेन नहीं है, अब राइस तो ग्लूटेन फ्री है, तो राइस ही राइस खाओगे तो अब देखो जहाँ पे राइस राइस खाया जा रहा है वहाँ पे दूसरी समस्याएं हैं, वहाँ पे शुगर की प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है। सो एक्सेस में कोई भी चीज़ खाओगे, चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, लगातार चाहे एक ही- बड़ा एक ही बाजार चीज़ हो, कोई खा रहे हैं, हाँ, उसमें खाए जा रहे हैं चाहे बस मोटा उसको। अनाज हो, चाहे दलहन हो, कुछ भी खाओगे एक्सेस में तो वो प्रॉब्लम है। अब हमारी डाइट क्या होगी, जंक फूड होगी। जंक फूड किसका, सिर्फ व्हीट बेस्ड है, ब्रेड्स खा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर नहीं रहे, तो फिर हम कंप्लेन कर रहे हैं, मिलन बना रहे हैं, तो फिर ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, सीमिट में आपने बताया करीब 1.25 लाख जर्म प्लाज्म है गेहूँ के, तो उसमें भारत के कितने हैं लगभग? जैसे वहाँ पे तो आपका फिलीपींस में तो सबसे ज़्यादा हमारे ही हैं, यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन सबसे देखो ज़्यादा है? अच्छा खासा, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट जो जर्म प्लाज्मा वीट का हमारा एनपीजीआर मेंटेन करता है। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, पूछ के बताऊंगा कि चेंज होता रहता है, बट सेकंड लार्जेस्ट हम भी रिच हैं इसमें, हमें रिच हैं। हाँ। और जो भी एनपीजीआर का जर्म प्लाज्मा है वो सिमिट के पास होगा जहाँ तक मुझे पता है सारा। और सो मेजर कंट्रीब्यूशन अगेन फ्रॉम इंडिया, उसमें जर्म प्लाज्मा काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। सो और अब आपने तब गेहूं पे इस पे सीमेंट में काम किया है, बांग्लादेश में काफ़ी टाइम तक रहे। सबसे बेहतरीन अगर वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए तो कहाँ का गेहूं माना जाता है, इंडिया का, या आपने बताया कि सीमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत है, बहुत पुराने टाइम से उसका हुआ है, या वहाँ का मैक्सिको वगैरह का गेहूँ माना जाता है? वर्ल्ड मार्केट में क्या ट्रेंड इसका रहता है? जैसे हमारे यहाँ का भी सीहोर वगैरह का गेहूँ बड़ा शरबती गेहूँ यहाँ तो लोकल मार्केट में बहुत फेमस है। देखो जी, क्वालिटी की वजह से दो चीज़ होता है, एक तो हमारा ब्रेड वाला गेहूँ होता है, एक हमारा पास्ते वगैरह गेहूँ होता है, उसको ड्यूरम बोलते हैं, उसको वेस्टर्न बोलते हैं जी। सो अगर हमारा सेंट्रल इंडिया का गेहूँ देखा जाए ड्यूरम का, उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है और आपको पता है उसका प्राइस भी प्रीमियम मिलता है, प्राइस प्रीमियम हमेशा रहता है। ऐसे ही जो सेंट्रल वेस्ट एशिया का गेहूँ है उसकी भी क्वालिटी अलग है और सारा डिटरमाइन करता है। एक तो उसका मेजर सीधा है कि क्वालिटी उसमें प्रोटीन कंटेंट, आयरन कंटेंट, और उसका ब्रेड मेकिंग क्वालिटी क्या है और आयरन कंटेंट क्या है वो है। सो बट ये डायरेक्टली रिलेशंस भी करता है और डाइल्यूशन इफेक्ट आप जाना होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे आप क्वांटिटी तो थोड़ा डाइल्यूशन तो आएगा उसमें। तो जिस हिसाब से यील्ड बढ़ी है हमारी, सो जो ड्राई लैंड का गेहूँ होता है वो बेटर होता है। उसमें क्या कि जो पर्टिकुलर जो हीट होती है या वो है तो उससे कंसंट्रेशन पर्टिकुलर प्रोटीन का उनका ज़्यादा होता है। हाँ, हालांकि हमारा इंडिया का गेहूँ एज पर स्टैंडर्ड है, बहुत वो नहीं है, हम बहुत नीचे भी नहीं है तो बहुत ऊपर भी नहीं है, लेकिन कुछ जगह है हमारी इंडिया की, जैसे हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, एमपी वगैरह की, राजस्थान की, वो हमारा काफ़ी अच्छा गेहूँ माना जाता है और उसमें है। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो हम लोग बात कर रहे थे आकाशा प्रोजेक्ट आपका क्या है, उस पर भी बता दीजिए। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अगेन जो हमारा एक प्रोजेक्ट है बीसा के थ्रू, एंड वो बीसा की बात करेंगे, हमने बात नहीं करी। वो प्रोजेक्ट है आकाशा। सो उसमें इंडिया के लिए नहीं है, वो साउथ एशिया के कंट्रीज है, उसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है और इंडिया है। और वो प्रोजेक्ट है कि एक एटलस बनाया जाए जिसमें क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट हो। ये बीसा के जरिए, ये सिमिट बीसा विद आईसीआर। अच्छा, जो आईसीआर हमारा बीसा का भी वो बता दीजिए। आईसीआर का जो क्रीडा है बीसा क्यों बना है, बीसा का भी वही बात कर रहे थे, हम भूल गए इसको। सो वो लोग साहब को और सिमिट के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हमारे
जो कृषि मंत्री जी थे शरद पवार जी, जब 2009 में बोलोग साहब की जब देहांत होता है तब उन्होंने सोचा कि हम बोलोग साहब का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी में, तो उनके नाम पे क्या किया जाए। तो उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICAR ने और सिमेट ने सोचा कि उनके नाम पे क्यों ना इंस्टीट्यूट खोला जाए। तो वो लोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया की, जो कि इंडिया को ही नहीं, वो साउथ एशिया को भी कंट्रीब्यूट करे इन न्यू ब्रीडिंग और एग्रोनॉमी एंड ऑल। तो उसके नाम पे बोलोग साहब के रिकॉग्निशन नाम के बोलोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया हमने किया, जो कि जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिमेट। और उसके एवज में बोलोग साहब के नाम पे 3 फार्म अलोकेट किए, जो 3 जियोग्राफी में, और जो तीनों स्टेट की सरकारें हैं वो हमारी पंजाब सरकार के लड्डोवाल में हमारा करीबन 550 एकड़ का फार्म है। ऐसे ही जबलपुर में है, जो अभी हमारे वर्तमान कृषि मंत्री जी, जब वो मुख्यमंत्री जी थे उनके कमलू द्वारा उन्होंने वो अलोकेट किया जबलपुर में बीसा फार्म, वो करीबन 550 से 600 एकड़ का फार्म है। और तीसरा हमारा जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ बिहार में पूसा में 3 फार्म, समस्तीपुर में, हाँ, जो ये तीनों फार्म है। अब हम इनको सोच रहे हैं कि ये कैसे फ्यूचर के एक्सीलेंस सेंटर्स ऑफ इनोवेशंस बने, जिसमें हम फ्यूचर की क्लाइमेट प्रूफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस एंड फ्यूचर लुक्स लाइक आइडियल इन व्हाट, सो वो हम उसको बनाने का, उस लेवल का बनाने का सोच रहे हैं। उसके लिए हमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सरकारों का भी बहुत बड़ा योगदान की ज़रूरत है, डोनर्स की भी ज़रूरत है, और वो भी है। लेकिन उनका जो आइडिया वो है, जो हमें बहुत सारा ब्रीडिंग के और लाइन्स वहाँ मैक्सिको से मंगाने चाहते हैं, यहीं की यहीं हम कैसे उसको वो करें। कैसे नया एग्रोनॉमी की जो बात करते हैं हम, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात करें। अब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में वो आते हैं कि इससे ही हमने ICAR के साथ में मिलके कि लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट हमारे बहुत हैं फर्टिलाइजर पर उस पर, लेकिन एज ए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का लोकल लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो उसमें ICAR के साथ मिलके हमने एक करनाल में CSSR में लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट, जो बड़े प्लॉटों में, एक प्लॉट 2000, जो किसान के चीज़ें होते, कई बार किसान सोचता है कि साइंटिस्ट 10 बाई 10 मीटर में करके हमें सजेशन देते हैं, जो काम नहीं करता कई बार, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं। वो पिछले साल से हैं, उसमें हम सारी पराल डाल रहे हैं, और पिछले 17 साल से उसकी जुताई नहीं हुई। कहाँ पे है ये करनाल, जो हमारा जरीफा फार्म है, CSSRI सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें है। उसमें कोई जुताई नहीं है। कितना एरिया है वो हमारा 2.4 हेक्टेयर है, बड़े प्लॉट हैं, और उसमें 17 साल से कोई जुताई नहीं है, कोई उसमें वो नहीं जीरो टिलेज है। और उसमें जो देखोगे आप, कुछ सालों बाद में हमने जो हर्बिसाइड डालते हैं वो डालना बंद कर दिया। हमने 30 से 40% यूरिया कम कर दिया, क्योंकि जो इतनी जो डाल रहे हैं वो, अगर देखोगे कार्बन है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई सॉइल कार्बन, हाँ, सारे न्यूट्रिएंट डबल हो गए। अगर आप सॉइल बायोलॉजी की बात करते हो, उसमें देखोगे, आप बारिश में जाओगे तो मिलियंस ऑफ अर्थवॉर्म आपको दिखेंगे निकलते उस प्लॉट में। और मैं आपको करता हूँ, आप आइए कभी देखोगे तो इट्स आई ओपनिंग। वैसे कैसे मैं चाहूँगा कि इसकी रिपोर्ट भी जो है, जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, वो एनालिसिस हुआ होगा, वो भी आए, वो भी हम अपने किसान साथियों को बताएं कि जुताई बहुत ज़रूरी नहीं है, नहीं, प्रैक्टिस बदलनी पड़ेगी। अब उसी को देखते वही आ रहा हूँ, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। उससे जो पेपर आए करीबन 50-60 साइंटिफिक इंटरनेशनल लेवल के, नेचर से नेचर तक पेपर हैं हमारे उसमें जो आए हैं, उनको देखते हुए जो अगर आपका होगा, उस टाइम हमारे जो प्रेजेंट DG साहब हैं वो सिमेट में थे, वो ही देख रहे थे उस टाइम, तो उसको देखते हुए क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का जो पॉलिसी आई थी, वो उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। जो हरियाणा में डाइवर्सिफिकेशन मेज की आई है पॉलिसी, इंसेंटिव स्कीम आई है, वो उन्हीं के साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे है। जो पंजाब में हमारी पॉलिसी आई है वो उन्हीं के आधार पे आई है। सो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उसका, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और वही कहते हैं ना, इसलिए नेशनल और जो इंटरनेशनल सेंटर मिलके काम करते हैं ना, जो ये यूनिकनेस आती है,
जो कि हम एक रूटीन काम करते हैं वो उससे डिफरेंट होते हैं। सो जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करती है और बहुत बड़ी हमारे सामने एक वो है और इसलिए मैं कर रहा हूँ तो हमारे पास है। दूसरी चीज़ जो आपने सुना होगा हैप्पी सीडर, जो एक यूनिक मशीन है एंड अगेन वो आईसीआर के साथ में मिलके, पीओयू के साथ मिलके और सिमेट उसमें मैन था, सब ने मिलके वो हमने निजात किया। उसका इन्वेंशन हम लोगों के साथ जॉइंट से हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। और आज हरियाणा और पंजाब में देखोगे न्यूज़ कह रही है चलो 90% तक कह रहे हैं कि रिड्यूस हो गया। मैं कहता हूँ नहीं हुआ 90% भी, 60% हो गया, तो भी तो एक बहुत बड़ा योगदान है कि हमने किया। नहीं 60% से ज़्यादा ही है, हाँ, हम लोग जो तो मैं तो रिपोर्ट कर रहे बहुत हाँ, कंजर्वेटिव कम वे करके, में कम जाके करके, जाता हूँ। हाँ। दूसरा, अगर मैं ये नहीं कहता कि दूसरे ऑप्शन में नहीं है, अगर हमारे पराली से निजात पाना है बर्निंग का, तो खेत का सॉल्यूशन खेत से ही निकलना है, उसी में डाल दो। हाँ, जो एक्सटिट्यूट ऑप्शंस आ रहे हैं कि इनसे उठाओ, बिजली बना दो, बायोफ्यूल बना दो, वर्केबल नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है उनका। हाँ, मैं ये नहीं कहता उनको भी रखो, हमें सारा होना चाहिए, लेकिन जो मेजर सॉल्यूशन आएगा वो खेत का खेत से आएगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब पूसा में देखा, चने वाला जीरो टिलेज में, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ऐसा हो सकता है और ये किसान साथियों को भी बताना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा डॉक्टर साहब कि आप जो करनाल वाली रिपोर्ट अगर हमें देंगे बिल्कुल, तो मैं निश्चित तौर पे इसको एविडेंस के साथ दे पाऊंगा कि ये देखिए 17 साल में कुछ नहीं डाला गया, उसी की पराली डाल के उसमें सब कुछ बहुत ठीक कुछ किया हो गया सकता है और बगैर उसके ना किसानों को पता है, और जिस किसान को समझ में आ गया ये। और मैं वेस्टर्न यूपी में हमारे गाजियाबाद में फार्मर थे यहाँ पे, सोनजीत सिंह जी, उनके साथ में जब हम पहले थे 2004-05 में तो काम किया था, तो उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने आज तक आई थिंक 30 साल हो गए होंगे जुताई नहीं करी, अपना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया। ये गाजियाबाद में हमारा मटियापुर कुछ है, आप ये मैं लूँगा उसके पास में है, उनका एड्रेस है, मैं दे दूंगा। अभी तो उनके बीच में हाईवे बन गया अनफॉर्चुनेटली, बट उनको समझ में आ गया था पहले दिन कि मेरे जेब में पहले दिन ही इतने पैसे आ जा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आ गया, तो बच गया जुताई का, बच गया। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, अभी मैं वेस्ट बंगाल गया था, हमने एक वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था आईसीआर के साथ मिलके, जो उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैं कुछ समय बाद में गया, मैंने प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था 2020 में, लेकिन अभी मैं कुछ समय बाद में गया था। मैं वहाँ के किसानों को और वहाँ के एक्सटेंशन और डिपार्टमेंट को और साइंटिस्ट को सलाम करता हूँ। मैं वहाँ पे जाके देखा, जो भी मक्का हो रही है कूच बिहार में, अलीपुरद्वार में और नॉर्थ बंगाल में 80% एरिया जीरो टिलेज में मक्का हो रही है। जीरो टिलेज में, जीरो टिलेज में किसानों को समझ में आ गया। और वो कैसे हो रही है कि उनके पास अभी मशीन नहीं है प्रॉपर पूरी, तो वो क्या कर रहे हैं, हाथ से ड्रिबलिंग करके लकड़ी के उससे, और उसमें खाद और बीज डाल के बगैर जुताई के वो मक्का करें उनको। लेकिन समझ में आ गया कि उनकी ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है और जो पराली है वो अंदर रह रही है। तो जिस फार्मर को समझ में आ गया, इसीलिए एक और जो चीज़ करता हूँ जो साइलेंट अचीवमेंट है, आपने सुना होगा लेजर लैंड लेवलिंग का, कंप्यूटर मांझा का। अगेन वो हमें प्राउड करते हैं कि आईसीआर के मिलके हमने इंट्रोड्यूस किया, और 2001 में पहली बार एक यूनिट किसान के यहाँ, हमारे पास इंपोर्ट थी पहली मशीन, वो रिसर्च स्टेशन पे थी, लेकिन पहली बार एक मशीन इंपोर्ट करके एक प्रमोद त्यागी जी थे हापुड़ में, उनके वहाँ रखी गई। 2001 से लेके 2010 तक 9 तक मैं और प्रेजेंट डीजी साहब थे, तो हमारे पास अभी भी आज भी मेरे कंप्यूटर में लिस्ट होगी कि 2001 से 2009 तक किस किस किसान ने खरीदा, किस किस किसान के यहाँ लेजर लेवलिंग हुई। तो 2001 से 2010 तक हम सिर्फ 500 यूनिट तक पहुँच पाए थे 10 साल में लेजर लेवलिंग। लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ वो मैंने उसका देखना, आप उस टेक्नोलॉजी को हेविली क्रिटिसाइज था पॉलिसी, इंजीनियर्स एंड देन इवन साइंटिस्ट कि ये सोफिस्टिकेटेड मशीन कैसी काम करेगी। लेकिन जब समझ में आए किसानों को, तो आज 1 लाख यूनिट से ज़्यादा काम कर रही हैं लेजर लेवलिंग। 20 मिलियन हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा लेजर लैंड लेवल्ड हो गई हैं, और हरियाणा और पंजाब वेस्टर्न यूपी की एग्रीकल्चर जितनी भी लैंड है 90% लैंड हैं वो लेजर लेवल्ड हैं। अगर उसका बेनिफिट कैलकुलेट किया जाए ना, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ वाटर सेविंग, इन टर्म्स ऑफ
न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, जो सॉरी मैं उसमें चला गया, और हमारी जो उत्पादनता में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ्यूल सेविंग में। यार डॉक्टर साहब, ये इसी में साथ में बता दें, बस इसको ख़त्म करते हैं कि लेजर लेवलिंग मशीन कितने की आती है और इसका मेन बेनिफिट क्या है? ओके, अगर किसी किसान को अगर लेना शुरू में देखा जाए तो मशीन कॉस्टली थी जब इंपोर्ट करते थे हम, लेकिन अभी तो इंडिया इंपोर्ट कंट्री से एक्सपोर्ट कंट्री बन गया लेजर लेवलिंग में। हाँ एक आपके लिए हाँ, और जो हमारे किसान भाई और सुन उनको रहे हैं भी उनके लिए जानना बहुत बढ़िया है कि इंडिया नाउ Exporter. एक्सपोर्टर। हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा खुद का बनाने लग गए सारे मैन्युफैक्चर, करीबन 100 मैन्युफैक्चर हैं जो लेजर लेवलिंग पे काम कर रहे हैं इंडिया में। इसके बेनिफिट क्या हैं? हम देखते होंगे जो फार्मर फ्लोट टू फ्लोट इरिगेशन करता है, कितना भी लेवल कर लो लेकिन 5 से 10 सेंटीमीटर का एलिवेशन रहता ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो 10 सेंटीमीटर ऊंचा है वहाँ पानी ले जाने के लिए, जो 10 मीटर नीचे है वहाँ पानी उसको भरने के लिए, तो यहाँ तो इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा जिससे क्रॉप मरेगी पानी के ज़्यादा कारण से। वो क्रॉप इसलिए मरेगी उसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, सूख जाएगा तो वो जल्दी सूख जाएगा, तो उससे क्रॉप वैसे मरेगी। और जो ऊंचे से नीचे की तरफ जो सारे न्यूट्रिएंट हो गए बह के वहाँ आ गए होंगे, तो वो वहाँ पे हो गए। तो एक तो जो वेरिएबिलिटी है ना विद इन प्लॉट में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उससे एक आपकी 5 से 10% यील्ड का कम से कम लॉस होता ही होता है। एक तो ये, दूसरा उस पानी को भरने के लिए हम पानी ज़्यादा लगाएंगे तो कम से कम डिपेंड करता है, लेकिन हमारे रिसर्च हैं वो 20% से लेके 40% तक का वाटर सेविंग है। एक जो कि लोग बाग मानते नहीं है, लेकिन वो 20 से 40% डिपेंड करता है आपका प्लॉट कितना लेवल है और दाम कितना इसका। और दाम अभी जो आ रहा है इसका करीब करीब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं 3 लाख से लेके और 5 लाख तक, डिपेंड करता है कितने रेडियस का आप ले रहे हो, कितने रेडियस का। सो उस पर करता है आपका 400 रेडियस है, 800 है, 1600 है। सो 400 का 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में आ जाता है, उसके बाद में वो आता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मक्का की और बात, एक मक्का का जो है एक अल्टरनेटिव आ रहा है हमारा, और मक्का में क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी बहुत है और डाइवर्सिफिकेशन का और फ्यूचर ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो मैं कहता हूँ कि गेहूँ फ्यूचर नहीं है ईस्टर्न इंडिया के लिए। अच्छा। मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं है, लेकिन मक्का का बहुत पोटेंशियल है। लेकिन दाम तो मिलेगा नहीं उसका, दाम तो अभी 1400 चला गया। अब देखो 1 साल से आप देखिए ना, ये तो पॉलिसी मेकर्स का बहुत बड़ा है। 1 साल से मक्के का दाम एवरेज 1000 रुपये कम है MSP से। अब यहीं पे हमारे को काम करने की जरूरत है। देखो हम वही तो कह रहा था मैं जब शुरू में कहा था डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन एनेबलिंग सिस्टम, यही एनेबलिंग सिस्टम लाना है हमें, चाहे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लाओ चाहे जैसे चाहे, लेकिन वो एनेबलिंग सिस्टम लाना पड़ेगा तभी डाइवर्सिफिकेशन होगा और हमारे को दूसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सो लेकिन हमारे को सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है, हमारे को हमारे वाटर और हमारी सॉइल पे काम करना है। ये बातचीत चूँकि चल रही है तो एक चीज़ जरूर बता देना चाहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक रिपोर्ट की है कि मक्के में हम आत्मनिर्भर हो गए। हमें 5-6 साल पहले ये भी कहा जा रहा था, पॉलिसी मेकर हमारे कह रहे थे कि हमें 45 मिलियन टन हमें मक्का चाहिए। 45 मिलियन टन नहीं तो 43.5 मिलियन टन हमने कर दिया। जब किसानों ने डाइवर्सिफाई कर दिया तब उनको धोखा दे के भग गए, सारे पूरा सिस्टम धोखा दे के भग गए। तो किसान तो तैयार हो गया ना, किसान ये जो आप कह रहे हैं ना पैकेजिंग का, पैकेज अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। देखो कुछ नई चीज़ करते हैं, नई चीज़ आता है तो समस्या आएंगी, लेकिन आई थिंक अगर सब मिलके काम करेंगे, सिस्टम काम करेगा तो हम इस पे वो पूरा पैकेज में देखने की ज़रूरत है कि अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसको कम से कम दाम मिले। लेकिन जो अभी जो फोकस है हमारा सस्टेनेबिलिटी पे है, सोइल हेल्थ पे है, न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी पे है, क्लाइमेट रेजिलियंस पे है, और इसी के अराउंड सारा कैसे हम सिस्टम को वापस बिल्ड कर रहे हैं। तो यही क्योंकि सेकेंडरी प्रॉब्लम यही है और इसी पे हम काम कर रहे हैं, और कैसे वेस्ट को बचाया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए, सारा सब कुछ इसी पे। तो साथियों, ये हमने बहुत लंबा पॉडकास्ट किया है, 1 घंटे से ज़्यादा का पॉडकास्ट है, और सीमेंट का काम बहुत सारा है, बहुत सारी बातें हमारी रह भी गई हैं। उम्मीद करूँगा कि फिर से कभी जुड़े डॉक्टर साहब के साथ, और सीमेंट के जो और काम हैं उनको भी हम जनता को बताने की कोशिश करें। जैसे ख़ास तौर पे जो जीरो टिलेज वाला काम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसान वहीं से लागत शुरू करता है। सबसे पहले लागत उसकी लगती है जुताई पे, 4 जुताई 5 जुताई उसकी होती है।
उसके बाद उसकी बुआई करता है, बीज डालता है खेती में। तो अगर जीरो टिलेज पे बहुत सक्सेसफुल काम हो रहा तो निश्चित तौर पे ये मॉडल जो है किसानों को समझ में आएगा, और उम्मीद करूँगा कि जल्दी ही आपके साथ कहीं किसी फार्म पे चलें और वहाँ पे ये दिखाएं, साइंटिफिक एविडेंस के साथ दिखाएं कि उसका क्या फ़ायदा है। और खेती किसानी से जुड़ी जो भी आपको समस्या है, किसी और फसल के बारे में जानना चाहते हैं, किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किसान तक को ज़रूर लिखिए। हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उससे जुड़े लोगों को बुलाएं और बातचीत करें। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत आपका धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने हमें बुलाया स्टूडियो में। धन्यवाद।